नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश में चर्चा हो रही थी नाम बदलने की, व्यापम। जी हां, व्यापम का नाम बदलने के लिए सहमति बन गई है। अब अचरज की बात देखिए कि मध्य प्रदेश में गोबर भी खरीदा जाएगा, 5 रुपए किलो सरकार लेगी, यानी कि गोबर की स्थिति भी सुधर रही है। लेकिन नहीं सुधर रही मध्य प्रदेश में तो वो है बेरोजगारों की स्थिति। इसीलिए शायद कहते हैं कि एमपी अजब है और गजब है, क्योंकि सरकार कई चीजों पर चर्चा करती है खुल के। बड़े बड़े जो है कवरेज होते हैं, ट्वीट के माध्यम से बात को प्रमुखता से लाया जाता है, लेकिन बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं कि हम रोजगार को लेकर के क्या कर रहे हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, डॉक्टर राकेश पाठक जी, जो हमेशा बेरोजगारी पर बात करते रहे हैं, प्रमुख मुद्दों पर बात करते रहे हैं। सबसे बड़ी बात, उन मुद्दों पर बात करते रहे हैं जिन पर बड़े बड़े लोग डरते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया घबराती है, बड़े बड़े पत्रकार जो है सरकार के गुणगान करते हैं। तो ऐसे में जो पत्रकार खुलकर के बात करते हैं वो कुछ गिने चुने उंगलियों पर हैं, आप समझ सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सभी युवाओं से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आज की अगर हम बात धन्यवाद करें, गिरिराज जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया जो सीएनजी प्लांट के लिए, जिससे 400 बसें चलाई जाएंगी, उसमें गोबर का इस्तेमाल होगा। तो गोबर सरकार खरीदेगी, अच्छा उपयोग है उस दृष्टिकोण से देखें, लेकिन सवाल वही कि गोबर के भी दिन बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे तो बेरोजगारों के। देखिए, इन सरकारों में चाहे किसी भी राज्य की बात कर लें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या केंद्र सरकार की भूमिका, बेरोजगारों के प्रति एक उपेक्षा का भाव सभी सरकारों ने बना रखा है। आपने देखा होगा राजस्थान में पिछले दिनों रीट की परीक्षा हुई थी, तमाम तरह से संदेह के घेरे में आई और अंततः वो रद्द कर दी गई। उत्तर प्रदेश में 69,000 अनुदेशक लगातार कब से आंदोलन कर रहे हैं, कितने लाठियां खा रहे हैं। यही स्थिति मध्य प्रदेश में है। हम जानते हैं कि अब जो व्यापम था, फिर बीच में वो पीईबी हो गया और अब उसका नाम फिर से बदल दिया गया है। तो नाम बदलने की कवायद में सरकारें लगी हैं, लेकिन असल में क्या ये परीक्षा मंडल जो हैं, इनके नाम बदलने से लोगों को रोजगार मिल जाएगा? इसका जवाब कोई नहीं देता। आपने देखा होगा सरकारों के भाषण में कहीं रोजगार की बात नहीं होती। जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां जरूर अपने वचन पत्र या घोषणा पत्रों में पार्टियां शामिल कर देती हैं कितने लोगों को रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा किया था। वो 2014 से चुनाव से पहले कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस देश में बेरोजगारी पिछली आधी सदी में सबसे ऊंचे पायदान पर है। सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हैं इस वक्त। और दूसरी तरफ सरकार गोबर की चिंता कर रही है कि उससे ईंधन बनाएंगे। अच्छा कदम है, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन असल में जिस युवा पीढ़ी को इस वक्त रोजगार की जरूरत है, दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्ग, भारत की कुल आबादी का 75% जो हिस्सा है वो युवाओं का है, और उसमें से कितनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं इसका आकलन करना भी असंभव है। बिल्कुल। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान रोजगार की चिंता करते हुए मुझे तो कहीं नहीं दिखाई देते। मुझे पिछले कई वर्षों में कोई ऐसा उपक्रम नहीं दिखाई देता जिसमें लगे कि सरकार ने भर्ती की कोई प्रक्रिया शुरू की है। हमने शायद पिछली बार बातचीत में भी ये कहा था गिरिराज जी कि राज्य सरकार के स्तर पर जो छोटे से छोटे कर्मचारियों की नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं, पीएससी की तो बात छोड़ दीजिए, एक बार पीएससी भी निकलती है तो उसको 4 साल लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रीलिम्स से लेकर मेन एग्जाम, फिर इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद रिजल्ट के बाद नियुक्ति होने में वर्षों लग जाते हैं। वो भी जब आंदोलन होते हैं। वो भी जब आंदोलन होते हैं। हम देख रहे हैं कि जो लोग, हमने पिछले दिनों अतिथि विद्वानों के बारे में बात की थी, हमने भी की, आपने भी अपने चैनल पे की, वे आज तक नियमितीकरण के लिए भटक रहे हैं। तो इस सरकार को युवाओं के रोजगार की कोई चिंता मुझे नहीं दिखाई देती, और ये युवाओं का आक्रोश एक न एक दिन विस्फोट बनकर फूटेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। राकेश जी, अगर आपका एक लंबा अनुभव है, आप कई बड़े अखबारों में रहे हैं, मध्य प्रदेश में हर चीज को समझते हैं, इस नाम बदलने के पीछे आप क्या समझते हैं कि सरकार ने अभी क्यों सोचा? आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि अब व्यापम का नाम बदल दीजिए, जबकि चिंता करनी चाहिए थी कि मार्च का महीना आ रहा है, नई भर्तियां निकालें, सब इंस्पेक्टर के पद निकालें, पटवारी के पद निकालें, जो शिक्षक भर्तियां में जो पद खाली है उनको भरें, लेकिन नाम पर आप क्या समझते हैं ये क्यों बदला गया? देखिए, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकारें हो,
उन्हें नाम बदलने में बड़ा आनंद मिलता है। इमारतों के नाम बदलना, शहरों के नाम बदलना, रेलवे स्टेशनों के नाम बदलना। इसी तरह व्यापम का नाम भी बदल दिया। लेकिन व्यापम के मामले में एक बात है कि जब व्यापम घोटाला खुला था उसके बाद यह कहा गया कि व्यापम शब्द बहुत अपयश हासिल कर चुका है, बहुत बदनाम हो चुका है। इस नाम से सीधे सीधे भ्रष्टाचार की बू आती है। लोगों को देश भर में लगता है कि व्यापम की परीक्षा से जो चुने गए हैं, चाहे वे या पढ़ाई के लिए जो चयनित हुए हैं, मेडिकल एमबीबीएस वगैरह के लिए, वे व्यापम वाले डिग्रीधारी हैं, तो संदेह की निगाह से देखा जाता था। बिल्कुल। तो एक तो उस बदनामी को छुपाने के लिए उसको प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड नाम दिया गया जी। अब इसके बाद अभी नाम क्यों बदला? मुझे जो तात्कालिक कारण लगता है कि कुछ दिनों पहले ही एक चार्जशीट और फाइल हुई है उसी व्यापम घोटाले में, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग, अधिकारी, व्यापम के जो तमाम नियंत्रक और उसमें इन्वॉल्व जितने लोग थे, जिन लोगों ने परीक्षाएं उस तरह से दी थी, वो सब लोग आरोपी बने हैं। वे खबरें दुनिया भर में वायरल हुई हैं। तो उस वक्त के जो विसिल ब्लोअर थे उस मामले के, डॉक्टर आनंद राय और आप जैसे सक्रिय जो चैनल है, आप सबने उसको सामने रखा। तो मुझे लगता है कि वो बार बार जो बदनामी का दाग उनके दामन पे लगाए राज्य सरकार के, उसे छुपाने के लिए, उस पर नील टिनोपाल लगाकर उसे धोने के लिए सिर्फ नाम बदल देते हैं। नाम बदलने से क्या होता है गिरिराज जी? व्यापम बदलने के बाद उसका नाम जब पीईबी कर दिया गया, उसके बाद जो भर्ती घोटाले हुए, कृषि विस्तार अधिकारी का जो चयन प्रक्रिया थी हमारे सामने है कि उसके 10 टॉपर एक ही कॉलेज के, एक ही वर्ग जाति के, लगभग कईयों के नंबर 1 से आ रहे हैं। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक कि ये भर्ती की प्रक्रिया, रोजगार देने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं होगी। इसमें जो खामियां हैं उन्हें दूर नहीं किया जाएगा, तब तक नाम बदलने से कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल जी गिरिराज जी। राकेश जी, अभी आपने कहा कि एक ही कॉलेज के टॉपर, यहाँ पर एक बात का जिक्र और करना चाहूंगा। एक मामला जो अभी जिस पर चर्चा ही नहीं हुई प्रमुखता के साथ, वो ये भी है कि जेल की भर्ती परीक्षा की जो सूची आई, उसमें ग्वालियर के 10 में से 7 से 8 लड़के हैं टॉपर लिस्ट में, जिस पर चर्चा ही नहीं है। ये भी एक बड़ी बात है। क्या इतना बड़ा संयोग हो सकता है कि एक ही शहर के 8 लड़के आ जाएं और अन्य शहरों का कोई हो ही नहीं, केवल 2 हों? अगला सवाल राकेश जी ये है कि अगर हम बात करें, अभी शिवराज जी बहुत चिंतित नजर आए। 2 बार हमने देखा कि उस पर चर्चा की। एक तो कहीं भाषण दे रहे थे, तब कह रहे थे कि आपका मामा आएगा 25 फरवरी को, लोन के चेक बांटेगा, जो भी बेरोजगार काम करना चाहते हैं खुद का, तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम चेक बांटेंगे। उसी के 1 या 2 दिन बाद फिर से वही बात उन्होंने ट्विटर के माध्यम से अपने कार्यालय से भी कही है या अपने घर से कही है। देखिए, लोन बांटकर सरकार अपने उस दायित्व से बचना चाहती है कि जिसमें उसे रोजगार देना है, लोगों को जिम्मेदारी से भर्ती प्रक्रियाएं पूरी करनी है, उससे ध्यान बटाने के लिए ये लोन मेले लगा के और चेक बांटने की बात कर रहे हैं। मैं उससे भी असहमत नहीं हूं कि लोग स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ें, स्टार्टअप अपना शुरू करें, लेकिन कितने लोग कर सकते हैं? बिल्कुल। और अल्टीमेटली सरकार की जिम्मेदारी भी है रोजगार देना। इतने लोग पढ़कर निकलते हैं और इतने विभाग हैं, कितने कर्मचारी कितने विभागों में कम पड़ रहे हैं, कितना टोटा है कर्मचारियों का। डॉक्टर्स की कमी है अब धीरे धीरे। आप एमपीपीएससी की परीक्षा का रिजल्ट निकालने में इतने इतने दिन लगा लेते हैं। कितने सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें समुचित संख्या में कर्मचारी और अधिकारी नहीं हैं। तो क्या ये लोन मेलों में चेक बांटकर वो कमी पूरी हो जाएगी? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सरकार को अंततः ये भर्ती प्रक्रिया, शिक्षकों की बात कर लें हम, कितने प्राइमरी और मिडिल स्कूल होंगे, कितने हायर सेकेंडरी स्कूल होंगे जहां शिक्षक नहीं है, बिल्कुल, जहां प्रिंसिपल नहीं मिल रहे हैं। अभी तो स्थिति कई जगह ऐसी बन रही है, हेडमास्टर नहीं है। तो ये भर्ती की प्रक्रिया चालू कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और समय से हो, पारदर्शी तरीके से हो, उसमें कोई घोटाला नहीं हो, कोई अनियमितता नहीं हो, सुपात्र उसमें नौकरी पा सकें। ये इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी है। राकेश जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर और है। जैसे लोन की भी अगर बात की जाए कि चलिए जो अपना काम करना चाहता है, क्या ये लोन इतनी आसानी से मिल जाते हैं? क्योंकि टीवी पर तो हम देखते हैं कि 2-4 चेक बांट दिए और कार्यक्रम हो गया, लेकिन क्या हकीकत में एक जरूरतमंद को इतनी आसानी से लोन मिल पाता है? हम सब जानते हैं ये बहुत आसान प्रक्रिया नहीं होती। सरकार के या तो सहकारी बैंक हो या और जो सरकारी बैंक है, या सरकार जिस माध्यम से भी लोन देना चाहती है, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करना पड़ती हैं कि हर जो लोन लेने की उम्मीद करने वाला व्यक्ति है
वो हताश हो जाता है कई बार उस प्रक्रिया से। जी मेरा कहना ये नहीं है कि प्रक्रिया पूरी किए बिना लोन दे दिए जाएं, बिल्कुल लेकिन उसकी प्रक्रिया को भी आसान बनाना चाहिए कि जो सचमुच सुपात्र हैं, जो अपना कोई उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें समय पर और बिना किसी बहुत ज्यादा बड़े झंझट के कर्ज मिल जाए, लोन मिल जाए, ताकि वे अपना स्वरोजगार शुरू कर, अपना रोजगार शुरू करें और दूसरों को भी, एक आध लोगों को नौकरी दे सकें। जी पर यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती, मैं आपसे सहमत हूँ। बिल्कुल। राकेश जी, चलते-चलते आखिरी सवाल आपको भी जो है अन्य डिबेट में जाना है उसके लिए। नाम जी बदल रही है सरकार, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने पीसी करके बाकायदा बहुत जानकारी दी इसको लेकर के। कर्मचारी चयन बोर्ड नाम रख दिया गया है अब इसका। क्या कर्मचारी चयन बोर्ड नाम रख देने से अब परीक्षाओं के अपडेट समय पर होंगे, कैलेंडर जारी होगा, निश्चित तिथि के भीतर भर्तियां हो जाएंगी, आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बेरोजगार जो युवा है बस वो पढ़ने में अपना ध्यान लगा सकेगा? क्या अब ऐसा होगा कर्मचारी चयन बोर्ड बनने से? ये आने ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। नाम तो 2 बार पहले भी बदला गया, जी लेकिन नतीजे क्या हुए। बिल्कुल दूसरे, कर्मचारी नाम रखने से मुझे ऐसा लगता है जो परीक्षा वाली जो प्रक्रिया है वो भी तो करता है ये आयोग, अपना जी जो इकाई है ये, जी तो वे कर्मचारी तो नहीं होते। पीएमटी पीईटी की परीक्षा आयोजित करता है और तमाम परीक्षाएं आयोजित करता है। तो नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। अगले 1-2 वर्ष में हम ये देखेंगे कि जितने उत्साह के साथ नाम बदला गया है, क्या उसी उत्साह के साथ, उसी पारदर्शिता के साथ बिल्कुल ये कर्मचारी जो चयन आयोग बनाया गया है, ये लोगों की भर्ती कर पाता है कि नहीं कर पाता। बिल्कुल उसके बाद हम इसकी मीमांसा जरूर करेंगे कि बिल्कुल नाम बदलने से शायद कोई फायदा हो गया। जी। जी गिरिराज जी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ ग्वालियर से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नाम बदलने से बहुत बहुत अगर धन्यवाद। काम अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आने वाले समय में पता चलेगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड नाम रख देने से स्थितियां कितनी बेहतर होती हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी, हम आपका भी हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने अपना कीमती समय बहुत सर धन्यवाद। निकाला। सभी से एक अपील है कि इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए हर प्लेटफॉर्म